हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें आज से हम शुरू करेंगे पीटी स्पेशल रिवीजन। जो पहले नंबर पर हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं कला एवं संस्कृति को। कला एवं संस्कृति का यह पहला टॉपिक रहेगा। स्थापत्य कला के बारे में पढ़ते हैं, भारतीय स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्थापत्य कला में पहले नंबर पर आती है सैंधव वास्तुकला। सैंधव वास्तुकला के बारे में, सैंधव कला उपयोगिता मूलक थी, जिसमें सैंधव सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर निर्माण योजना तथा जलमल निकास प्रणाली थी। क्या इसकी विशेषता थी कि ये इसके नगर निर्माण योजना और जलमल निकास प्रणाली रही। हड़प्पा सभ्यता के समस्त नगर आयताकार खंड में विभाजित थे, जहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इसे ग्रिड प्लानिंग कहा जाता है। हड़प्पा काल में भवनों में पक्की और निश्चित आकार की ईंटों के प्रयोग के अलावा लकड़ी का और पत्थर का भी प्रयोग होता था, और हड़प्पा के नगरों में भी कहीं भी मंदिर का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। ये हमारी यहाँ सैंधव सभ्यता क्या विशेषता है। एक तो नगर निर्माण योजना, जलमल निकास प्रणाली, फिर सड़कों का ग्रिड प्लानिंग, और उसके बाद पक्की और निश्चित आकार की ईंटों का प्रयोग। और हड़प्पा सभ्यता में नगरों में कहीं भी मंदिर का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदिरों का प्रमाण मिला है या नहीं मिला है, तो नहीं मिला है। अब पढ़ते हैं बौद्ध वास्तुकला के बारे में। बौद्ध वास्तुकला गुफा, चैत्य, स्तूप, विहार आदि बौद्ध वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। प्रारंभिक गुफा वास्तुकला का एक विशिष्ट उदाहरण है बिहार की बराबर की पहाड़ियों में लोमस ऋषि गुफा, जिसका सर्वाधिक बार काल निर्धारण किया गया है, जो विशिष्ट है। कौन सा? बिहार की बराबर की पहाड़ियों की लोमस ऋषि की गुफा। अशोक के काल में संगत राशि और पत्थर पर नक्काशी फारस की देन रही। अशोक के काल में इसकी क्या विशेषता रही? संगत राशि और पत्थर पर नक्काशी फारस की देन रही। अब ये स्तूप के बारे में देखते हैं कि स्तूप का आकार है और इसमें क्या क्या अवसंरचना है। जैसे स्तूप का सबसे ऊपर छत्र लगा होता है, फिर उसके नीचे हर्मिका आता है और एक अंड बना होता है, और उस पर एक तोरण द्वार होता है, और नीचे एक प्रदक्षिणा पथ होता है, और जो घूमने वाला स्थान होता है उसे मेदी कहा जाता है। तो कौन कौन सा है? ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो सबसे पहले छत्र, सबसे पहले, फिर हर्मिका उसके नीचे, और वो अंड पर निर्मित होती है, और उसका एक तोरण द्वार बना होता है। गेट को तोरण द्वार कहा जाता है। प्रदक्षिणा पथ वो एक परिक्रमा लगाने वाला स्थान होता है, और मेदी एक वहाँ बना होता है। यह स्तूप की विशेषता है। स्तूप को इस संरचना में देख सकते हैं। स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना होती है, जो मेधी या चबूतरा के ऊपर एक उल्टे कटोरों की भांति, इसे अंड कहा जाता है। यह एक उल्टे कटोरे की भांति, इसे अंड कहा जाता है। इसके शीर्ष पर हर्मिका नामक संरचना होती है, जहां बुद्ध या उनके किसी शिष्य के अवशेष रखे जाते हैं, और यह स्तूप का सर्वाधिक पवित्र भाग है। इसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। इस हर्मिका के मध्य में एक दंड लगा होता है, जिसके शीर्ष पर 3 छत्र लगे होते हैं, जैसे सम्मान, श्रद्धा और उदारता के प्रतीक होते हैं। यह छत्र किस किस के प्रतीक होते हैं? सम्मान, श्रद्धा और उदारता के प्रतीक होते हैं। मेदी के चारों ओर घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है, और यह पूरी संरचना एक वेदिका से घिरी होती है, जहाँ तोरण द्वार बने होते हैं। स्तूप प्रायः ईंट या पत्थर के बने होते हैं, और मौर्योत्तर काल में स्तूपों के अलंकरण का प्रयोग होने लगा है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है स्तूप से रिलेटेड। अब चैत्य के बारे में पढ़ते हैं। चैत्य एक धार्मिक स्थापत्य के अंग होते हैं। यह बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित पूजा गृह हैं। इन्हें पहाड़ियों को काटकर बनाया जाता है, और यह एक आयताकार कक्ष होते हैं। चैत्य से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिसका अंतिम सिरा अर्धगोलाकार होता है। महाराष्ट्र में बड़ा कार्ले का चैत्य सबसे बड़ा है, और यहाँ के स्तंभ अत्यंत आकर्षक हैं। तो यहाँ क्या है? एक तो ये धार्मिक स्थापत्य का अंग है, और यह बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित पूजा गृह होते हैं, और इन्हें पहाड़ियों को काटकर बनाया जाता है, जो कि एक आयताकार कक्ष होता है, और जिसका अंतिम सिरा अर्धगोलाकार होता है। और महाराष्ट्र में बना कार्ले का चैत्य सबसे बड़ा है, और यहाँ स्तंभ अत्यंत आकर्षक हैं। ये इसके चैत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। बिहार की प्रमुख विशेषताओं में, बिहार भिक्षुओं के निवास के लिए पहाड़ियों को काटकर बनाई गई संरचना को बिहार कहा जाता है। यह धार्मिक स्थापत्य का अंग है, जो मुख्यतः बौद्ध एवं जैन से संबंधित होता है। कलिंग नरेश खारवेल द्वारा उदयगिरी पहाड़ी पर 2 मंजिली गुफा का इसका उदाहरण है। आरंभिक बिहार लकड़ी के थे, बाद में इसे ईंटों का प्रयोग किया गया। तो ये कहाँ पर? भिक्षुओं का निवास स्थान। और यह कलिंग के शासक खारवेल द्वारा उदयगिरी पहाड़ी पर 2 मंजिली गुफा का
इसका प्रमुख उदाहरण रही है, जिसे पहले लकड़ी से बनाया जाता था, अब इसका निर्माण ईंटों से हो गया है, शुरू हुआ। इसमें ये संरचना बताई गई है जिसमें ये तोरण द्वार है, इसके बाद ये पार्श्व गलियारा है या मुख्य भाग है, मुख्य हॉल है, स्तंभ पंक्ति है और स्तूप को इस तरीके से बनाया गया है। इसकी यह संरचना है। अब पढ़ते हैं मंदिर स्थापत्य कला के बारे में। मंदिर स्थापत्य कला के बारे में मंदिर निर्माण की व्यवस्थित शुरुआत गुप्त काल से मानी जाती है। तो मंदिर की निर्माण की कब हुआ की शुरुआत कब हुई? गुप्त काल में। गुप्तकालीन मंदिर आकार में अपेक्षाकृत छोटे हैं और मंदिरों का निर्माण प्रायः पत्थरों से ही होता है, किंतु भीतरगांव मंदिर जैसे उदाहरण भी जिनका निर्माण ईंटों से हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ईंटों से किस मंदिर का निर्माण हुआ है, तो भीतरगांव का मंदिर या इसका निर्माण ईंटों से हुआ है। मंदिर की छत प्रायः समतल होती है, किंतु देवगढ़ का दशावतार मंदिर शिखर युक्त है। तो यह इसकी स्पेशलिटी है कि मंदिर की छत प्रायः होती तो समतल है, लेकिन उसकी जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वहाँ उसकी विशेषता वह एक शिखर युक्त मंदिर है। मंदिर के स्थापत्य के तत्व में आता है अधिष्ठान या चबूतरे नुमा संरचना होती है, जिसमें आधार बनाकर मंदिरों का निर्माण किया जाता है। फिर आता है गर्भगृह, यह मंदिर का सर्वाधिक मुख्य भाग होता है जिसमें देवता की स्थापना होती है। शिखर, जिसमें गर्भगृह के ऊपर की विशाल निर्मित संरचना को शिखर कहा जाता है। गोपुरम, यह मंदिर का प्रवेश द्वार होता है जो द्रविड़ शैली का अंग है और गोपुरम की ऊंचाई कभी कभी विमान से अधिक होती है, तो गोपुरम की यह विशालता और भव्यता तत्कालीन राज्य की आर्थिक और राजनीतिक समृद्धि को दर्शाती है। परकोटा द्रविड़ मंदिरों में गोपुरम बनाए जाने का एक महत्वपूर्ण कारण है उसका दीवार से घिराव होना था, और नागर शैली के मंदिरों में यह प्रायः नहीं मिलता है। तो यह स्पेशलिटी परकोटा किसकी है? यह द्रविड़ मंदिरों की विशेषता है। क्षेत्रीय मंदिर निर्माण कला के बारे में उड़ीसा मंदिर समूह में, उड़ीसा मंदिर समूह की जो नागर शैली के अंतर्गत आते हैं, इनके अंग हैं जैसे पिष्ट अधिष्ठान, गंडी शिखर, मस्तक आमलक, जगमोहन मंडप, देवल या देउल एक गर्भगृह कहलाता है। पिष्ट को अधिष्ठान कहते हैं, गंडी को शिखर, मस्तक को आमलक, जगमोहन को मंडप, देवल या देउल को गर्भगृह कहा गया है। उड़ीसा के प्रमुख मंदिरों में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसे 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो क्वेश्चन आता है कोणार्क के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा? 13वीं सदी में नरसिंह देव के द्वारा किया गया। यह अश्व द्वारा खींचे जाने वाले और विशाल पहियों वाले सूर्यदेव की आकाश रथ की परिकल्पना पर आधारित है। इस मंदिर में विभिन्न चित्रों से अलंकरण मिलता है जो पृथ्वी पर जीवन के आनंद और सूर्य की ऊर्जा प्रदायी शक्ति को दर्शाता है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो ब्लैक पैगोडा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। गुजरात खजुराहो मंदिर स्थापत्य के बारे में। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में चंदेल शासकों द्वारा नागर शैली के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण किया गया। खजुराहो मंदिर समूह शैव, वैष्णव एवं जैन धर्म से संबंधित रहे, इसलिए एक विद्वान फर्गुसन ने कहा है कि खजुराहो के मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द की प्रेरणा से निर्मित हुए हैं, जिसमें उरुशिंग व अंतराल बुंदेलखंड स्थापत्य की अपनी विशिष्टता रखते हैं। और शिखर के ऊपर निकली हुई मीनार नुमा आकृति को उरुशिंग कहा गया है तथा गर्भगृह व बरामदे के बीच लंबे गलियारे को अंतराल कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण खुले स्थानों पर हुआ है और कोई दीवार नहीं मिलती। मंदिर ऊंचे अधिष्ठान पर बनाए गए हैं जहां शिखर एवं जालीदार खिड़कियों का निर्माण उल्लेखनीय है तथा मंदिर के शिखर के ऊपर आमलक तथा कलश की संरचना मिलती है, जिसमें प्रमुख मंदिर आते हैं कंदरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर आते हैं। अब राजस्थान मंदिर समूह में, इस समूह के मंदिर भी नागर शैली से संबंधित रहे यह आबू पर्वत के पास दिलवाड़ा जैन मंदिर तथा स्थानीय विशेषताओं को शामिल करता है। यह मंदिर संगमरमर के प्रयोग से युक्त है और यहाँ बारीक नक्काशी मिलती है। मंदिर में गुंबद एवं प्रवेश द्वार उल्लेखनीय और प्रवेश द्वार पर 9 ग्रहों का अंकन इसकी खास विशेषता है। पल्लवकालीन स्थापत्य में पल्लव कला मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली से संबंधित है। पल्लवों ने वास्तुकला को काष्ठ कला से मुक्त किया तथा पहाड़ियों को काटकर मंदिर का निर्माण की नई शैली शुरू की। शासकों के नाम पर पल्लव वास्तुकला की 4 शैलियाँ हैं, जिसमें पहली आती है महेंद्र वर्मन शैली। इस शैली में चट्टानों को काटकर मुख्यतः मंडप संरचना बनाई गई है और ये मंदिर सादगीपूर्ण होते हैं और यहाँ बने पंच पांडव गुफा मंदिर में एक तरफ कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए दिखाया गया है तो दूसरी तरफ उन्हें गाय दुहते हुए भी दिखाया गया है।
इसी के अंतर्गत दूसरी शैली आती है नरसिंह वर्मन फर्स्ट शैली, जो मामल्य शैली के नाम से जानी जाती है। इस शैली के तहत रथ मंदिरों का निर्माण हुआ। ये रथ मंदिर एकाश में है, अर्थात एक ही पत्थर से बने हैं। ये रथ मंदिर मूर्तिकला के लिए भी प्रसिद्ध है, अर्थात देवी देवताओं और राजा की प्रतिमा मूर्तिकला का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करती है। इस शैली को प्रमुख केंद्र महाबलीपुरम था। तीसरी आती है राजसिंह शैली। राजसिंह शैली, इस शैली में मंदिर ईंट एवं पत्थरों से बनने लगे, अर्थात इमारती मंदिर बनने लगे, जैसे कांची का कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर। फोर्थ शैली आती है नंदी वर्मन शैली। इस काल में मंदिर अत्यंत छोटे बनने लगे, जो पल्लवों के राजनीतिक पराभव को सूचित करता है। अब पढ़ते हैं चोलकालीन स्थापत्य के बारे में। चोल शासकों ने द्रविड़ शैली के अंतर्गत ईंटों की जगह पत्थरों और शिलाओं का प्रयोग कर ऐसे ऐसे मंदिर बनाए जिनका अनुकरण पड़ोसी राज्यों एवं देशों ने किया है। चोल इतिहास में प्रथम विजयालय से लेकर उत्तम चोल में तिरुकट्टलाई का सुंदरेश्वर मंदिर, कन्नूर का बाल सुब्रह्मण्यम मंदिर, नरतमाले का विजयालय मंदिर और कुंभकोणम का नागेश्वर मंदिर तथा कदम्बर मलाई मंदिर आदि का निर्माण हुआ है। तो इन मंदिरों के नाम याद कर लेंगे कि चोल इतिहास के प्रथम चरण में विजयालय से उत्तम चोल में तिरुकट्टलाई का सुंदरेश्वरम मंदिर, कन्नूर का बाल सुब्रह्मण्यम मंदिर, नरतमाले का विजयालय मंदिर और कुंभकोणम का नागेश्वरम मंदिर और कदम्बर मलाई मंदिर आदि का निर्माण हुआ है। अब आता है महान चोलों में राजराज प्रथम से कुलोत्तुंग थर्ड तक के दौर में तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा गंगई कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर, जो राजेंद्र प्रथम के द्वारा निर्मित किया गया था, इसे ख्याति प्राप्त है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। इन दोनों मंदिरों को देखकर कहा गया है कि उन्होंने दैत्यों की समान कल्पना की और जौहरियों की समान उसे पूरा किया। इन दोनों के अलावा दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर और त्रिभुवन का कंपेश्वर मंदिर भी सुंदर एवं भव्य है। चोल स्थापत्य की सबसे बड़ी खासियत रही है कि उन्होंने वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का भी बेजोड़ संगम किया है। चोल युगीन मूर्तियों में नटराज की कांस्य प्रतिमा सर्वोत्कृष्ट रही। इसे चोल कला का सांस्कृतिक निष्कर्ष या कसौटी भी कहा जाता है। अब होयसल वास्तुकला के बारे में। होयसल वास्तुकला 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य होयसल साम्राज्य के अंतर्गत विकसित एक वास्तुकला शैली है, जो ज़्यादातर दक्षिणी कर्नाटक क्षेत्र में केंद्रित रहे। होयसल मंदिर हाइब्रिड या बेसर शैली के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनकी अनूठी शैली ना तो पूरी तरह से द्रविड़ है और ना ही नागर। इस वास्तुकला से निर्मित किए गए मंदिर अन्य मध्ययुगीन मंदिरों से मूल सितारे जैसी बुनियादी स्थलाकृतिक बनावट एवं सजावटी नक्काशी की प्रचुरता के कारण विभिन्न है। होयसल मंदिरों में खंभे वाले हॉल के साथ एक साधारण आंतरिक कक्ष की बजाय एक केंद्रीय स्तंभ वाले हॉल के चारों ओर समुद्र में कई मंदिर शामिल होते हैं और यह संपूर्ण संरचना का एक जटिल डिजाइन वाले तारे के आकार में होती है। इस मंदिर का निर्माण सोप स्टोन, ग्रेनाइट, शिष्ट पत्थर या लकड़ी जैसे पत्थरों के उपयोग से किया गया है और शिष्ट पत्थर पर उकेरी गई जो मूर्तियां हैं वह मूर्तियां उत्खनन के समय नरम होती हैं, लेकिन हवा के संपर्क में आने पर यह सख्त हो जाती है। इसी प्रकार इनकी बारीक नक्काशी को दीर्घकाल तक संरक्षित किया जाता है। इन मंदिरों का आधार तारे के आकार का है। इसमें एक खुला मंडप होता है जो एक परिसर दीवार से घिरा हुआ है और परिसर की दीवार के भीतर कई लघु मंदिर हैं। इन मंदिरों की दीवारों को राजघरानों, ऋषियों, नर्तकियों तथा कामसूत्र जैसी विभिन्न आकृतियों से सजाया गया है। अब पढ़ते हैं राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य के बारे में। राष्ट्रकूट के स्थापत्य में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा नामक स्थान और मुंबई के निकट द्वितीय स्थल एलिफेंटा की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर का बेहतरीन उदाहरण है एलोरा की गुफाएं। इन्हें विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। इसमें कैलाश गुहा मंदिर, जिसमें गुफा संख्या 16 की गणना विश्व स्तर की भव्यतम कलाकृतियों में की जाती है और इसकी तुलना एथेंस के प्रसिद्ध मंदिर पार्थेनॉन से की गई है। तो ये आपको याद रखना है। विश्व विरासत में शामिल एलिफेंटा की अधिकतर गुफाएं हिंदू, जो शैव और शेष बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, जबकि एलोरा हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म को समर्पित है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है और एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। एलिफेंटा में बनी त्रिमूर्ति विश्व प्रसिद्ध है, जो शिव के 3 रूपों की है। कोंकणी मौर्यों के समय की इस द्वीप को धारापुरी कहा जाता था। बाद में हाथी की एक विशाल प्रतिमा मिलने के कारण पुर्तगालियों ने इसे एलिफेंटा कहा। चालुक्यकालीन स्थापत्य कला। बादामी की चालुक्यों की कला की शुरुआत ऐहोल से है, जबकि चरमोत्कर्ष बादामी और पदक्कल में दिखता है। यह नागर और द्रविड़ शैली की विशेषताओं से युक्त बेसर शैली है तथा यहाँ के मंदिरों में चट्टानों को काटकर संयुक्त कक्ष और विशेष ढांचे वाले मंदिरों का निर्माण देखने को मिलता है। ऐहोल में 70 से अधिक मंदिर हैं, जिनमें रवि कीर्ति द्वारा बनाया गया मैगुती जैन मंदिर या लाड़खां का सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध रहा है।
और बादामी के गुफा मंदिरों में खम्भों वाला बरामदा, मेहराब युक्त कक्ष, छोटा गर्भगृह और उनकी गहराई प्रमुख रही है। बादामी से मिली 4 गुफाएं शिव, विष्णु अवतार व जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित रही और बादामी के भूतनाथ, मल्लिकार्जुन और एलम्मा के मंदिरों की स्थापत्य की सराहना मिली है। पदक्कल के विरूपाक्ष मंदिर का स्थापत्य अति विशिष्ट है और इसके अलावा यहाँ के मंदिरों में संगमेश्वर, पापनाथ आदि आते हैं। पदक्कल के मंदिरों में चालुक्यकालीन स्थापत्य पर पूरे निखार इसलिए हैं क्योंकि इन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब पढ़ते हैं विजयनगर स्थापत्य कला के बारे में। विजयनगर मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं और कृष्णदेव राय के शासन में बना विट्ठल स्वामी मंदिर इसका सर्वश्रेष्ठ नमूना रहा है। यहाँ के मंदिरों में गोपुरम को रायपुरम कहा गया है, राय गोपुरम कहा जाता है। साथ ही मंदिरों में अम्मन मठ तथा कल्याण मठ उल्लेखनीय है। अम्मन मठ देवी को समर्पित भगवान भवन की एक संरचना होती है, जबकि कल्याण मंडप एक विशालकाय सभा भवन होता है जो सैकड़ों स्तंभों से युक्त होता है। विजयनगर राज्य में उसके पराभव के पश्चात नायकों के माध्यम से अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। वस्तुतः 17वीं सदी के मध्य में तिरुमलाई नायक के काल में सुंदरेश्वर मंदिर एवं मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ के मंदिर सामाजिक आर्थिक जीवन का प्रमुख अंग थे और वे अपने आप में एक शहर के अनुरूप थे। अब पढ़ते हैं स्तूप का ऐतिहासिक विकास क्रम के बारे में। स्तूपों के ऐतिहासिक विकास क्रम जैसे वैदिक काल में, इसमें बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेष 8 जगह जैसे मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्पकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और बेधादीप में भेजा गया और इन्हीं 8 स्तूप बनाए गए। इसके उदाहरण कोई नहीं मिलता। मौर्य काल में दिव्यावदान में दर्ज है अशोक के 84,000 स्तूपों का वर्णन, जिसमें पुष्यमुत्य शुंग ने इसे ध्वस्त कर दिया। रुक्मिणीदेवी स्मारक स्तंभ लेख में और निगलवासा लेख में अशोक द्वारा स्तूप निर्माण मिलता है, जिसके उदाहरण के तौर पर सारनाथ की एकाश्म वेदिका और तक्षशिला का धर्मराज का वेदिका है। मौर्योत्तर काल में शुंग काल में यह शुंग ब्राह्मण मतावलंबी थे जिन्होंने दिव्यावदान के आधार पर बौद्ध स्तूपों को इन्हें ध्वस्त किया, किंतु यह भी सत्य है कि शुंग काल में भरहुत बोध गया और सांची के स्तूपों का जोड़ोद्धार हुआ है, जिसमें उदाहरण के रूप में भरहुत बोध गया और सांची के स्तूप को 4 तरफ से रेलिंग बनाई गई जो अभी भी मौजूद है। सातवाहन काल में दक्कन के राजनीतिक सत्ता व सातवाहन में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इसमें कई स्तूप प्राप्त हुए, जिसमें उदाहरण के तौर पर अमरावती स्तूप, नागार्जुनकोंडा, गुड़ीपाड़ा, जगईपट्टी और भट्टी पोड़ली जो आंध्र प्रदेश के स्तूप स्थल हैं। सातवाहन काल में हो गया। फिर आता है कुषाण काल में। कुषाण काल में प्रथम शासकों ने सबसे उत्साही बौद्ध मतावलंबी थे, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति हुई और महायान का उदय हुआ। इनके स्तूपों में आते हैं जैसे चरसद्दा, मणिक्याला, पेशावर, शुई विहार, पुष्प कलावती जो अब पाकिस्तान में है, नगरहार अफगानिस्तान में और भारत में कनिष्कपुर वर्तमान में कनिष्कपुर में। गुप्त काल में ब्राह्मण मतावलंबी होने के बावजूद गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म का विरोध नहीं किया। इन्होंने सर्वधर्म संभाव का प्रदर्शन किया, इसलिए बौद्ध धर्म को ही इस दौर में समर्थन मिला और बौद्ध कला का विकास हुआ। इनकी उपलब्धियों में आता है कि बिहार के राजगृह में स्तूप निर्माण, इसे जरासंघ की बैठक कहते हैं, और सारनाथ में विख्यात स्तूप जिसे धमेक स्तूप कहते हैं, और सिंध के मीरपुर खास में स्तूप का निर्माण हुआ। यह गुप्त काल से संबंधित रहा। मंदिर स्थापत्य की शैली में एक आती है नागर श्रेणी, एक द्रविड़ शैली, जिसमें अधिष्ठान एक आवश्यक तत्व होता है। द्रविड़ शैली में आवश्यक नहीं होता। इसमें गर्भगृह अनिवार्य व वर्गाकार होता है और द्रविड़ में अनिवार्य व आयताकार होता है। नागर शैली में शिखर इसका रेखीय शिखर होता है और शिखर के शीर्ष पर आमलक होता है। द्रविड़ शैली में पिरामिडीय शिखर होता है, शिखर के ऊपर स्तूपिका होती है। नागर शैली में गोपुरम अनुपस्थित रहता है, द्रविड़ शैली में एक अनिवार्य तत्व है, और नागर शैली में परकोटा प्रायः अनुपस्थित रहता है, लेकिन द्रविड़ शैली की परकोटा एक विशेषता है। अब इसमें नागर शैली का कालखंड जो हम एक संक्षेप के रूप में देखते हैं कि उत्तर भारत की शैली हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत के पहले तक है। इसमें कौन कौन से शासक रहे? बंगाल से पाल सेन वंश, उड़ीसा में सोमचेदी गंग वंश, मध्य प्रदेश के चंदेल, कलचुरी, परमार वंश, ये सब रहे। 4 से 14वीं शताब्दी में शैली में जो दक्कन भारत की शैली जो विंध्य से कृष्णा नदी तक रही, जिसमें मान्यखेत के राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य इत्यादि ये शासक रहे। और द्रविड़ शैली में यह 7वीं से 18वीं शताब्दी तक तीनों शैलियों में द्रविड़ ही सबसे ज़्यादा दीर्घकालीन रही, क्योंकि यह मुस्लिम आक्रमण से बची रही।
और इसका विस्तार दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी कर्नाटक में रहा, जिसमें पल्लव काल, महान चोल, पांड्य, विजयनगर व नायक वंश के शासक रहे। यह तीनों शैलियों की प्रमुख विशेषता है कि इनको 3 तरीके से एक संक्षिप्त रूप में देखा हुआ है। अब पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत के में खिलजी काल के बारे में। खिलजी काल में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया और इसमें घोड़ों की नाल के आकार की मेहराब बनाई और इस मेहराब की कमल की कली की तरह एक झालर मौजूद है, जिसे मार्शल ने इस्लामी स्थापत्य के खजाने का सबसे बड़ा हीरा कहा। तुगलक काल के संदर्भ में इस काल में जो वास्तुकला का निर्माण हुआ, इस काल में भवन निर्माण में खुरदरे पत्थर ढालू दीवारों का प्रयोग किया गया और इस ढालू दीवारों को सलामी कहते हैं। इसका निर्माण भवनों को मजबूती प्रदान करने हेतु दिल्ली के पास गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में किया। इसकी प्रशंसा करते हुए इब्न बतूता ने कहा है कि सूर्योदय के समय यह इतनी तेजी से चमकता है कि इस पर किसी की आंख टिक नहीं पाती है। सैयद एवं लोदी वंश में क्या विशेषताएं रही? इस काल में भी मकबरों की बड़ी संख्या में निर्माण किया गया तथा अष्टकोणीय मकबरी इस काल की उल्लेखनीय विशेषता रही। तथा सैयद के कालों में खिर्ज खान ने दिल्ली में खिरजाबाद तथा मुबारक शाह ने मुबारकाबाद का निर्माण करवाया, जिसमें ये सहतीरी शिल्प शैली और मेहराब गुम्बद शैली है, जिसकी पहचान सहतीरी शिल्प की लिंटन या स्तंभों के आधार पर होती है। मेहराब या गुम्बद शैली का प्रयोग इसमें दिखाया गया है। सहतीरी में मीनार अनुपस्थित रहती है और इसमें मीनार उपस्थित रहती है मेहराब वाले में। और निर्माण सामग्री में इसमें सभी प्रकार के स्थापत्य में मुख्यतः पत्थरों का उपयोग किया जाता है सहतीरी शिल्प शैली में, और मेहराब गुम्बद शैली में डांतर पत्थर, ईंट, चूना पत्थर, जिप्सम आदि का प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ते हैं मुगल कालीन स्थापत्य के बारे में। मुगल वास्तुकला इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का अंतिम पड़ाव है, जिसमें ईरानी तत्व, तुरानी तत्व, ट्रांस आशियाना तत्व तथा सल्तनत कालीन तत्वों का भारतीय तत्व के साथ सम्मेलन हुआ। मुगल वास्तुकला में डांटदार पत्थर, लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर तीनों का इस्तेमाल हुआ तथा मुगल वास्तुकला में मीलों घेरा वाले किले की प्रवृत्ति आम हो गई तथा किलों के भीतर ही पूरा शहर समा सकता था तथा इसमें भवन निर्माण में घुमावदार, कोणदार और रंगीन मेहराब का इस्तेमाल किया गया, जो वास्तुकला की पहचान बनी। इसमें प्रत्याधुरा तकनीक या परचिनकारी तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें शाहजहाँ ने इस ईरानी विशेषज्ञों द्वारा भारत में लाया गया शाहजहाँ के शासनकाल में, और इसका अद्भुत उदाहरण ताजमहल में देखा जाता है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत प्राचीन रोम में हुई थी और प्रत्याधुरा तकनीक, जो संगमरमर पत्थर पर जवाहरात के जड़ाऊ काम, मुगल वास्तुकला की अपनी पहचान की एक विशेषता रहे। मुगल स्थापत्य में भव्यता, विशालता और जितना ध्यान दिया गया है उतना ही ध्यान सजावट, अलंकरण और नाजुकता पर भी दिया गया है। मुगल वास्तुकला का विकास क्रम में शुरुआत में यह बाबर ने, फिर विकास, फिर अकबर, फिर चरम मतलब शुरुआत किया बाबर ने, इसका विकास अकबर के समय हुआ और यह चरम पर शाहजहाँ के काल में पहुंचा और इसका पतन औरंगजेब के काल में हुआ। यह इसका विकास क्रम रहा। बाबर के काल की क्या स्थापत्य कला रही, क्या इन्होंने बनवाया? कश्मीर का निषाद बाग, लाहौर का शालीमार बाग, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामी मस्जिद, अब्दुल वकी द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद तथा आगरा का रामबाग और जहराबाद बाबर की देन है। बाबर के स्थापत्य कला में शिल्पगत सौंदर्य की कमी जरूर थी, किंतु इसकी विशालता अद्भुत थी और इस हेतु उसने अल्बानिया से विशेषज्ञ भी बुलाए थे और हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक भवन की नींव डाली थी। अब अकबर के काल में क्या रहा? अकबर के काल में शासनकाल में हुए निर्माण कार्यों में हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक समन्वय दिखता है। हुमायूं का मकबरा, आगरे का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, इलाहाबाद का किला तथा इन किलों में सैकड़ों इमारतों का निर्माण अकबर के काल में हुआ। जहांगीर के काल में वास्तुकला की जगह बाग बगीचों और चित्रकारी को अधिक महत्व दिया गया, इसलिए कुछ इतिहासकार जहांगीर काल को स्थापत्य का विश्राम काल भी मानते हैं। जहांगीर के काल में अकबर का मकबरा, इत्मुद्दौला का मकबरा और अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा, अनारकली का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, दिलकुशा बाग, शालीमार बाग आदि वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरण रहे, जिसमें सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे पर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई कलाओं का प्रभाव है और इसी मुगल इमारत की मीनारें सबसे उत्तम आंकी गई हैं। अब आता है शाहजहाँ का काल, जिसे स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष का काल मानते हैं। इस दौर में संगमरमर पत्थरों का अत्यधिक इस्तेमाल और इस प्रत्याधुरा तकनीक का निखर कर सामने उपयोग आया तथा शाहजहाँ काल में मेहराब, गुंबद, मीनार, परकोटा, बुर्ज सब आदर्श स्थल में शामिल थे। आगरा किले का पुनरुद्धार किया गया। शाहजहाँबाद दिल्ली में
शाहजहानाबाद, दिल्ली में लाल किला का व जामा मस्जिद का निर्माण, आगरा में विश्व प्रसिद्ध इमारत का ताजमहल का निर्माण शाहजहां की स्थापत्य संबंधी विशिष्ट देन है। औरंगजेब के काल में अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव और शासन की राजनीतिक परेशानियों के कारण औरंगजेब काल में मुगल वास्तुकला हिरास में रहा और आगे यही निरंतरता जारी रही। इसके काल में बादशाही मस्जिद जैसे लाहौर, मोती मस्जिद, लाल किला और राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में इसकी प्रमुख इमारतें रहीं। प्रत्यधूरा तकनीक के बारे में पढ़ते हैं। यह तकनीक इतालवी भाषा का शब्द है जिसका शब्दार्थिक अर्थ होता है हार्ड स्टोन या कठोर पत्थर। सरल शब्दों में यह पत्थरों का जड़ाऊ काम होता है जिसका इस्तेमाल मुगल स्थापत्य की बखूबी किया है। यह कला 16वीं सदी में इटली के रोम शासकों में प्रयुक्त हुई और बाद में फ्लोरेंस के कलाकारों ने इसे शिखर पर पहुंचाया। अब पढ़ते हैं भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में स्थल का नाम, उनके राज्य क्षेत्र का नाम और उसे कब घोषित किया गया। इसमें आता है आगरा का किला। उत्तर प्रदेश को 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 1983 में चार स्थल शामिल किए गए। आगरा का किला जो उत्तर प्रदेश, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र और ताजमहल उत्तर प्रदेश। और इसमें 1984 में 2 स्थापत्य कला शामिल हुई जिसमें महाबलीपुरम में स्मारक, सूर्य मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु, सूर्य मंदिर उड़ीसा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में 1985 में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 1985 में, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम 1985 में, खजुराहो स्मारकों का समूह मध्य प्रदेश 1986 में, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986 में, हम्पी में स्मारकों का समूह कर्नाटक में 1986 में, गोवा में चर्च और कॉन्वेंट गोवा में 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल हुए। पदक्कल के स्मारक का समूह कर्नाटक 1987 में, एलिफेंटा गुफाएं 1987 में, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में जो 1987 में, चोल मंदिर तमिलनाडु में 1987 और 2004 में पुनः, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में जो 1988 में और 2005 में, कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ को 2016 में, सांची के बौद्ध स्मारक को मध्य प्रदेश में है जो 1989 में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है जो उसे 1993 में, कुतुब मीनार और उसके स्मारक को दिल्ली में स्थित है, यह 1993 में घोषित वर्ष है। भारत के पर्वतीय रेलवे में विभिन्न भारतीय राज्य जैसे 1999, 2005 और 2008 में शामिल किए गए। बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर बिहार में जिसे 2002 में शामिल किया गया। भीमबेटका की गुफाओं में 2003 में मध्य प्रदेश में जो स्थित है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में जिसे 2004 में शामिल किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र जिसे 2004 में शामिल किया गया। लाल किला परिसर को 2007 में जो दिल्ली में स्थित है। जंतर मंतर जयपुर जो राजस्थान में स्थित है इसको 2010 में शामिल किया गया। पश्चिमी घाट विभिन्न भारतीय राज्य में है जो 2012 में शामिल किया गया। राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान में है जो 2013 में शामिल किए गए। और रानी की बावड़ी को 2014 में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश को 2014 में। खांगचेंदजुंगा राष्ट्रीय उद्यान को सिक्किम में है जो उसे 2016 में। नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल बिहार में हो उसे 2016 में। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात उसे 2017 में। और मुंबई के विक्टोरियन गोथिक महाराष्ट्र में जो स्थित है उसे 2018 में। और जयपुर शहर राजस्थान में है उसे 2019 में। और कालेश्वरम रामप्पा मंदिर तेलंगाना में जो 2021 में हुआ। और धौलावीरा गुजरात को 2021 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया। यहाँ पर हमारा स्थापत्य कला से टॉपिक फिनिश होता है। और इसमें जो जो टॉपिक दिए गए हैं, जो जो पढ़ा हुआ है उसको बार बार आप देखना सुनना जिससे आपको ये सब याद हो, क्योंकि हर एक लाइन इसमें इम्पोर्टेंट है और इन सब से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।